प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर गोपाल शर्मा अपने YouTube चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम ऑडिटिंग के महत्व और सीमाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। पिछले लेक्चर में हमने ऑडिटिंग का मीनिंग देखा था, ऑडिटिंग क्या है, ऑडिटिंग क्यों की जाती है। आज हम सीखेंगे कि ऑडिटिंग का महत्व क्या है, ऑडिट से क्या फ़ायदे हैं, क्योंकि वर्तमान समय में अधिकतर संस्थाओं को, उद्योगों को, व्यवसायों को अपने लिए ऑडिटिंग करवाना अनिवार्य है। परंतु कई संस्थाएं जिनके लिए ऑडिट करवाना अनिवार्य नहीं है, वे भी अपने लेखों का अंकेक्षण करवाना उचित मानते हैं, क्योंकि इससे उनको लाभ मिलता है। इसके क्या क्या महत्व हैं ये हम देख सकते हैं। पहला महत्व है कि अशुद्धियों और कपटों का शीघ्र पता लग जाता है, क्योंकि जब भी हम ऑडिटर द्वारा जांच की जाती है, एक स्वतंत्र व्यक्ति द्वारा समय समय पर या वर्ष के अंत में जांच की जाती है, तो उससे अशुद्धियों और कपटों का पता लग जाता है, जिसको हम तुरंत सही भी करवा सकते हैं। दूसरा महत्व है कि अंकेक्षण से अशुद्धियों और कपट पर भविष्य के लिए रोक भी लग जाती है, क्योंकि जब लेखा करने वाले व्यक्तियों को ये जानकारी मिल जाती है कि संस्था के लेखों की जांच कराई जाएगी, तो वे लेखा कार्य अतिरिक्त सावधानी से करते हैं, जिससे गलतियों में कमी आती है। साथ ही कपट करने वाले व्यक्ति को भी यह डर लगा रहता है कि यदि उसके कपट की जानकारी संस्था के प्रबंधकों को जग जाएगी, तो वह अपने उद्देश्य में सफल नहीं हो पाएगा, उसको अपनी नौकरी जाने का डर लगता है, इसलिए वह कपट नहीं करता है। इससे कपट और अशुद्धियों पर भविष्य में रोक भी लग जाती है। तीसरा फायदा है कि अंकेक्षण के कारण जो कंपनी के लेखे हैं वो अधिक विश्वसनीय बन जाते हैं, क्योंकि ऑडिट करने के बाद जनता, सरकार और कई विभाग उनको सही मानते हैं, उन पर विश्वास करते हैं, और इसके आधार पर संस्था का कर निर्धारण भी आसानी से हो जाता है। इसका चौथा महत्व है कि व्यवसाय की लेख ख्याति में भी वृद्धि होती है। जिन संस्थाओं की ऑडिट करवाई जाती है, उन संस्थाओं की ख्याति बढ़ जाती है, क्योंकि ऐसी संस्थाओं के P&L अकाउंट और बैलेंस शीट अधिक सच्चे और विश्वसनीय माने जाते हैं, जिसके आधार पर ऋण वगैरह आसानी से प्राप्त हो सकते हैं, माल भी आसानी से उधार मिल जाता है। पांचवा महत्व है कि इससे कर्मचारियों की कार्यकुशलता में भी वृद्धि होती है, क्योंकि कर्मचारी सावधानी से कार्य करते हैं, लापरवाही नहीं करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि ऑडिट के दौरान उनकी त्रुटियों को पकड़ लिया जाएगा। इससे उनकी कार्यकुशलता भी बढ़ती है। छठा महत्व है कि विनियोजकों के हितों की भी सुरक्षा होती है। जो लोग संस्था में अपने पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, उनको लगता है कि अंकेक्षण के द्वारा जांच हो रही है और संस्था में जो उनकी विनियोजित राशि है वे बिल्कुल सुरक्षित रहेगी। सातवां महत्व है कि प्रबंधकों को सलाह, क्योंकि अंकेक्षण को लेखा विधि के बारे में पर्याप्त ज्ञान होता है, कर अधिनियमों का, अन्य अधिनियमों का पर्याप्त ज्ञान होता है, इसलिए वो प्रबंधकों को समय समय पर बहुमूल्य सुझाव देता रहता है, जिससे कि प्रबंधक समय पर उचित सुधार करके और भी कार्यप्रणाली को अच्छा बना सकते हैं। न्यायालय में भी लेखे मान्य होते हैं। यदि व्यापारिक में विवाद होता है दो व्यापारियों में, तो अंकेक्षित लेखों को प्रमाण के रूप में भी प्रस्तुत किया जाता है और सामान्यतः न्यायालय भी इन्हें स्वीकार करता है। अंकेक्षित लेखे सच्चाई और ईमानदारी का प्रमाण होते हैं। आज व्यावसायिक जगत में लेखों का बहुत महत्व है, और यदि लेखों की जांच ऐसे व्यक्ति से करा ली जाए जिसको लेखांकन का ज्ञान हो, जैसे कि ऑडिटर, और जो तकनीकी रूप से भी दक्ष हो, तो उस लेखों का महत्व और भी बढ़ जाता है। इससे पता लगता है कि हिसाब किताब में किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है और संस्था के कर्मचारी ईमानदारी से कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार प्रत्येक व्यावसायिक संस्था, चाहे उसका आकार छोटा हो, बड़ा हो, सभी को अंकेक्षण से लाभ होता है। चाहे संस्था लाभ कमा रही हो या नहीं कमा रही हो, सभी को अंकेक्षण से फायदा होता है। इसलिए अंकेक्षण का क्षेत्र आजकल बढ़ता जा रहा है। लेकिन इतने लाभों के बावजूद भी अंकेक्षण की कुछ सीमाएं भी हैं, कुछ कमियां भी हैं। इसलिए जब भी हम ऑडिटिंग के बारे में जानते हैं, तो हमें इसकी सीमाओं का भी ध्यान रखना चाहिए। पहली सीमा है कि अंकेक्षण 100% सत्यता की गारंटी नहीं होता है, क्योंकि ऑडिटर कितनी भी जांच कर ले, फिर भी कुछ ना कुछ गलतियां ऐसी हो सकता है कि जो प्रकट नहीं हो पाई हो। इसलिए हम कह सकते हैं कि अंकेक्षण लेखों की 100% शुद्ध होने की गारंटी नहीं है। दूसरी बात, अंकेक्षण सभी कपटों को प्रकट नहीं कर पाता है। हालांकि ऑडिटर अपना कार्य ईमानदारी से, सावधानी से, चतुराई से करता है, यही उससे अपेक्षा भी करते हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कुछ कपट, कुछ गबन पकड़ में
नहीं आए हों और वो छिपे हुए रह जाएं। तीसरी बात, अंकेक्षक व्यवहारों के औचित्य की जांच नहीं करता। ऑडिटर केवल यह देखता है कि यदि व्यवहार हुआ है, वास्तव में हुआ है या नहीं हुआ है, लेकिन यह व्यवहार करना आवश्यक था या नहीं था, या व्यापारिक दृष्टिकोण से उचित था या नहीं था, यह देखना अंकेक्षण का कार्य नहीं है, यह प्रबंधकों का कार्य होता है। चौथी बात, अंकेक्षक लेखों के बारे में केवल अपनी राय प्रकट करता है। वो केवल ये बता सकता है कि जो सूचनाएं उसे दी गई हैं उसके आधार पर P&L और बैलेंस शीट सही है या नहीं है, क्योंकि अंकेक्षक भी एक मनुष्य है और गलती करना मनुष्य का स्वभाव है। इसलिए पर्याप्त सावधानी और चतुराई के बावजूद भी उससे कुछ गलतियां रह सकती हैं। अतः इस सीमा को ध्यान में रखकर ही हमें लेखों पर विश्वास करना चाहिए। पांचवी बात, अंकेक्षक को आंतरिक सूचनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है, क्योंकि अंकेक्षक जो भी जांच का कार्य करता है उसमें उसे जो सूचनाएं दी जाती हैं वह उसी के आधार पर अपना निर्णय लेता है। यदि सूचनाएं जो उसे दी गई हैं वो सही नहीं हो तो उसके द्वारा लिए गए निष्कर्ष भी गलत हो सकते हैं। छठी बात, अंकेक्षक छोटी और कम महत्व की मदों पर ध्यान नहीं देता, क्योंकि आजकल व्यापार में व्यवहारों की संख्या बहुत अधिक हो गई है। इसलिए अंकेक्षक छोटे छोटे व्यवहारों को ध्यान नहीं दे पाता है, वह केवल बड़ी बड़ी मदों पर ही अपना ध्यान केंद्रित कर पाता है। इसलिए हो सकता है कि कुछ छोटी मोटी अनियमितताएं रह जाएं। सातवीं बात, अंकेक्षण कर्मचारियों की पूर्ण ईमानदारी का प्रमाण नहीं है। तो अंकेक्षक कर्मचारियों को ईमानदार मानकर अपना कार्य पूर्ण करता है। वो ये नहीं कह सकता कि उसके कर्मचारी, संस्था के कर्मचारी ईमानदार नहीं है। इसलिए अंकेक्षण हो जाने के बाद भी हम इस बात की गारंटी नहीं ले सकते कि संस्था के सभी कर्मचारी ईमानदार हैं। हो सकता है कि कुछ कर्मचारियों ने इस तरीके से लेखों में गड़बड़ी की हो जो अंकेक्षक के ध्यान में नहीं आ पाई हो। अतः अंकेक्षण कर्मचारियों के पूर्ण ईमानदार होने का प्रमाण नहीं है। आठवीं बात, अंकेक्षण को अपने कार्य में व्यवहारिक स्वतंत्रता नहीं होती है। कहने को तो कहते हैं कि अंकेक्षक पूर्ण स्वतंत्र है, लेकिन उसके कर्तव्य, उसके अधिकार, उसके दायित्व अधिनियम द्वारा निर्धारित होते हैं। उसकी नियुक्ति भी अंशधारियों द्वारा की जाती है, लेकिन फिर भी वह पूर्ण स्वतंत्र रूप से अपना कार्य नहीं कर पाता है। उसे प्रबंधकों के मध्य में रहकर उनसे सहयोग लेकर कार्य करना पड़ता है, उनके दबाव से मुक्त नहीं हो सकता। इसलिए इस सीमा का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये हमारी अंकेक्षण के मुख्य उद्देश्य और उसकी कुछ सीमाएं थी। धन्यवाद।